हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सीआईटी के क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में डील करते हो तो इस वीक आपके लिए बहुत सारी बुरी जो है खबरें बैक टू बैक मिली होगी, स्पेशली जो नोटिफिकेशन है उसके बाद से। एंड किसकी नोटिफिकेशन? गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की बाइनेंस बैन होने वाला है। तो इसके ऊपर में डिटेल में बात करेंगे। इसके जो है टेम्परेरी सॉल्यूशन एंड परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भी बात करूंगा मैं, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एंड अगर मेरे पीछे के चार्ट देख के अगर आपको सरप्राइज लग रहा है तो यार मैं फिर से कहूंगा, थोड़ा सा सीखने पे फोकस करो। थोड़ा सा कम्युनिटी को अगर फॉलो भी करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर ये मूव देख के अगर आपको डर लग रहा है तो ये मात्र एक ट्रेलर है, बस इतना बताने के लिए कि अगले 6 महीने कैसे मार्केट रह सकता है। 6 महीने जब मैं बोल रहा हूं तो एग्जैक्टली 6 महीने तक तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसके ऊपर में डिटेल एनालिसिस आने वाले डेज में लाने वाला हूं, जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके ऊपर बात जरूर करूंगा, बिटकॉइन के ऊपर मेरा व्यू क्या है। तो जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप जानना चाहते हो, टाइमली रहते हुए अपडेट जानना चाहते हो मार्केट में कोई बड़ा मूव आने से पहले, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। एंड बिना टेलीग्राम पे फॉलो किए मत रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा अपडेट मैं टेलीग्राम पे देता हूं। और पिछले 3-4 दिनों से बैक टू बैक मैं आप लोगों को लाइव सेशन सुबह सुबह आके शेयर करता था क्या मेरा व्यू है ओवरऑल। तो अगर आपने मिस किया है इसका मतलब टेलीग्राम पे नहीं हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में एक ही लिंक मिलेगा, वो होगा रिकमेंडेशन लिस्ट, और रिकमेंडेशन लिस्ट के अंदर ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो जरूर विजिट कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। अब मैं बात करता हूं मेन टॉपिक की, मेन मुद्दे की। तो गाइज, आज के इस टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे कि जो अभी रिसेंटली हमने नोटिफिकेशन देखा गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए कि हमारे जो टोटल लगभग 30 के अराउंड छोड़ दिया जाए, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस है मेजॉरिटी, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है। कंप्लायंस का इशूज जो है FIU-IND की तरफ से भेजा गया, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। एंड इसने जो इशू सो कॉज नोटिस भेजा है वो इन एक्सचेंजेस के लिए जरूर वैलिड है, लेकिन जो एक्सचेंज का नाम इसमें नहीं है, क्या वो दूध के धुले हुए? तो ऐसा नहीं है, उनका भी नाम आगे जाके हो सकता है गवर्नमेंट कंसीडर कर ले। तो पहला तो ये समझ लो कि बाइनेंस का नाम है, तो बाइनेंस के अलावा सारे एक्सचेंजेस सेफ हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी मैं उस लिस्ट पे भी जाऊंगा और आपको आइडिया लगेगा कितने सारे एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, बाइनेंस हो गया, KU कॉइन हो गया, हुगोई हो गया, क्रैकन हो गया, गेट आयो हो गया, बिट्रेक्स हो गया, बिटस्टैम्प हो गया, MX ग्लोबल हो गया, बिटफिनिक्स हो गया। इनमें से मेजॉरिटी जो है वो है जिनमें पास्ट में या अभी रिसेंटली वॉल्यूम्स देखे गए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे फेमस एक्सचेंजेस के नाम नहीं है, उनके ऊपर जरूर बात करूंगा। तो यार, इन एक्सचेंजेस का जो नाम देने का मकसद क्या है गवर्नमेंट का, या फिर ये जो नोटिस है सिर्फ इन्हीं एक्सचेंजेस के लिए है? तो ऐसा नहीं है। सीधा सीधा आज से लगभग पिछले साल की बात करूं, आज से लगभग 8-9 महीने पहले हमारा जो है ऑलरेडी कंप्लायंस के ऊपर काम कर रही है गवर्नमेंट। आपको पता है 1% TDS का जो है काफी दिनों से अप्लीकेबल है इंडियन एक्सचेंजेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं वायलेट होता हुआ दिखा है। और ये अब गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं छुपता। बस आप जब तक बच रहे हो, जब तक लूप होल का फायदा उठा रहे हो, उठा सकते हो जब तक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लूप होल था 1% TDS में, वही उसी को सॉल्व करने के लिए ये नोटिस रिलीज किया गया है। इसमें ऑब्वियसली हमारे सबसे फेवरेट एक्सचेंज क्रिप्टो इंडस्ट्री का बाइनेंस का नाम है, तो डर गए हैं लोग। कई लोगों ने अफवाह फैला दिया कि बाइनेंस बंद हो जाएगा, अभी फंड ट्रांसफर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो, सबका आंसर करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं और आपको कैसे डील करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखो, इसका मतलब क्या है कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो भी जो नियम बनाए गए हैं, हमारा जो भी ये जो सो कॉल नोटिस भेजा गया है इन एक्सचेंजेस का नाम लेके कि बाकी एक्सचेंजेस दूध के धुले हैं, तो ऐसा नहीं है। उन एक्सचेंजेस पे भी उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की नजर में जो एक्सचेंजेस टॉप में है उनके लिस्ट यहाँ पे जरूर पब्लिश कर दी है। तो क्या 28 दिसंबर रात 8:56 के बाद काम करना बंद कर गया एक्सचेंज? तो ऐसा नहीं है, सारे एक्सचेंज आज भी फंक्शनिंग है और आगे भी रहेंगे। ये बस बताने के लिए सिफारिश की गई है, सो कॉज नोटिस भेजा गया इन 9 ऑफशोर यानी इंडिया के बाहर जितने भी हमारे जो एक्सचेंजेस हैं उनको। क्या उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहले से नहीं था? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने जब 1% TDS का रूल लिया था, जब 30% टैक्स की बात की थी, उसी टाइम में सारे जगह पे सर्कुलेशन शेयर कर दिया गया था पब्लिक नोटिफिकेशन में। और जिनको भी बिजनेस करना है इंडिया में उनके लिए वो वैलिड है। तो एक्सचेंजेस का कर्तव्य बनता है कि वो अपना उसके ऊपर वर्क करे। तो अब इस पिछले 1.5-2 साल में क्या हुआ है कि हमारे जितने भी
इंडियन एक्सचेंजेस हैं, जो यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे 31 वीडीए जो है जिनको रजिस्टर कर दिया गया। इसका मतलब ये क्या क्रिप्टो उस पर सेफ है? तो ऐसा नहीं है। जो क्रिप्टो में लूप होल है वो रहेगा उस पर, जो उसमें उसके एक्सचेंज पे जो लूप होल है वो रहेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही गवर्नमेंट। बस इतना कह रही है कि उस एक्सचेंजेस पे आप एटलीस्ट फंड रखोगे तो आप कल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं, आपके ऊपर कोई एक्शन होगा। तो ऑब्वियसली उन एक्सचेंजेस पे रहने का मतलब है आप टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, आप गवर्नमेंट की नजर में हो। एंड क्या हुआ था जब जैसे ये सर्कुलेशन आया था पहले, इससे पहले कि 1% टीडीएस कटेगा, सब के सब इंडियन यूजर कहाँ चले गए? फॉरेन के एक्सचेंजेस पे, और सबको पता है बाइनेंस पे। तो अब उसका तोड़ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भेज दिया है और उन्होंने सो कॉज नोटिस भेज दिया कि हम आपका यूआरएल क्यों ना ब्लॉक कर दे। तो अब ये जिम्मेदारी इन एक्सचेंजेस की है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। अब ये एक्सचेंज ले एक्शन या ना ले, आपका अगर फंड है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले जब क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाया गया तो सभी लोगों के पास ऑप्शन था कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चले जाओ, चले गए, बच गए, बहुत अच्छी बात है। अभी भी आईटीआर में अगर आपने फाइल नहीं किया, अगर आपने नहीं शो किया, तो भी अभी तक बचे हुए होंगे। लेकिन ये एक्शन अगर ये सारे एक्सचेंजेस करती है तो गोइंग फॉरवर्ड आप बाइनेंस पे भी रहोगे तो भी आपका टीडीएस बाइनेंस की तरफ से बाय डिफॉल्ट कट जाएगा, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो बाय डिफॉल्ट उनको काटना पड़ेगा। तो ये कितना फिजिबल है उनके लिए, इस एंगल से भी बात करेंगे अभी इमीडिएट सिचुएशन में। एंड सेकेंड थिंग बात करेंगे कि अच्छा ये लूप होल का कार्ड तो गवर्नमेंट ने ढूंढ दिया, ये सो कॉज नोटिस पब्लिक अवेयरनेस में डाल दिया गया है कि भैया कल को ये बंद हो जाए यूआरएल एक्सेस होना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो लोगों ने पैनिक किया। अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये न्यूज आया इसलिए बिटकॉइन गिरने लगा। तो यानी कि आप जो है न्यूज इवेंट्स पे ज्यादा बिलीव रखते हो। मैं कहता हूं, मैं आपको डेट देता हूं, न्यूज इवेंट्स अपने आप आएगा। मैं आपको पिछले 4 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 2 हफ्ते से बैक टू बैक बता रहा हूं, टाइम टू एग्जिट, टाइम टू एग्जिट। जनवरी इज नॉट गुड फॉर द बिटकॉइन एटलीस्ट। और डिपेंड करता है बिटकॉइन का टॉप कहां लगे, वहां से मैक्सिमम 4 हफ्ते ऑल्ट कॉइन झेल जाएंगे। वही हाल हो रहा है अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ऑलमोस्ट जो हमने 8 दिसंबर 9 दिसंबर का जो पीक देखा उसके बाद से अभी तक कोई पीक नहीं बनाया ऑफिशियली, एंड अल्टीमेटली हम उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो जरूर हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया मेरा व्यू। और यही नहीं, आने वाले डेज में, यानी कि आज है 29 दिसंबर, कोशिश करूंगा कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर न्यू ईयर पे या न्यू ईयर के बाद आपके पास एक अवेयर वीडियो लाऊं कि 2024 में कैसा गेम होने वाला है क्रिप्टो का, और अगले 2-3 महीने खास करके क्यों इंपॉर्टेंट है एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया उनको क्या करना चाहिए, इन सब के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस पहले भी शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट जर्नी में। आपने अगर मिस किया तो मैं रिकमेंड करूंगा हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये लिंक। इसके अंदर आपको क्रिप्टो इनसाइडर टीए के सारे ऑफिशियल, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, सबके लिंक मिल जाते हैं, व्हाट्सएप के लिंक हो, और सेम तरीके से हमारे स्टॉक इनसाइडर टीए यानी कि स्टॉक से रिलेटेड चैनल जो बना उसका भी यहाँ पे लिंक दिया गया। मैं बात कर रहा था अभी इन्वेस्टमेंट जर्नी की। इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी बंद है, इसमें लिखा हुआ है पेड एंट्री अवेलेबल, बट ऐसा नहीं है, एंट्रीज बंद है। इसके अंदर भी मैंने इंडेप्थ बताया हुआ और टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया हुआ, तो आप जरूर कंसीडर करना, टेलीग्राम पे जरूर एटलीस्ट फॉलो कर लेना, सो दैट आप कोई अपडेट जो है इंपॉर्टेंट, जो मैं क्विकली देता हूँ, इनफॉर्मल अपडेट जो देता हूँ वो मिस ना कर दो। तो अब मैं वापस से आता हूँ। तो देखो, प्राइस का एक्शन तो होना जरूरी था, कैटलिस्ट ये न्यूज बना रहे हैं इंडिया मार्केट के लिए, बट आने वाले डेज में और निगेटिव न्यूज के लिए तैयार हो। जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें भी मैंने यही बात की थी कि हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक निगेटिव माइंडसेट रखो। अब वो टाइम गया। 2024 में थोड़ा सा पंगा है शुरू में। 2023 में बिना दिमाग लगाए भी पैसे कमा सकते थे, 2024 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दैट इज द ट्रिकी पॉइंट। एंड आप कहोगे ये कैसे, 2024 के लिए तो बहुत बुलिश है मार्केट। यस, बुलिश है, यही मैं बोल रहा हूँ। शुरुआती 3-4 महीने अच्छे नहीं है, बाकी ऐसे न्यूज़ेस तो स्टार्ट हैं। हो सकता है आने वाले डेज में आपको न्यूज की झड़ी लग जाए और मार्केट आपको 30,000, 32,000, 36,000 के नीचे देखने को मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। तो आपको ज्यादा डिटेल में जानना है, टेलीग्राम फॉलो करो, बाकी अगले वीडियो के लिए इंतजार करो, यूट्यूब पे मैं लाऊंगा। तो यार अब समझते हैं कि यार देखो, जो लूप होल था उसका काट तो गवर्नमेंट ने ढूंढा, ये सो कॉज नोटिस दे दिया है, और इन्होंने पूछा है भाई, बताया है, आपको भी बताया है, एक्सचेंजेस को भी बताया भैया हम आपके ये जो है ना बाइनेंस का यूआरएल क्यों ना बंद कर दे। बाइनेंस का यूआरएल बंद करने का मतलब क्या है? बाइनेंस का यूआरएल बंद करने का मतलब है कि जो भी मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट कि यार ये 20% बाइनेंस का 20% लिंक है, इस पे जाओ रजिस्टर कर दो, ये जैसे खोलोगे इंडिया के अंदर तो वो खुलना बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो ट्रेडिंग कैसे होगा? ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगा। यस, बंद हो जाएगा। तो क्या मेरा ऐप भी बंद हो जाएगा? तो यस, प्ले स्टोर पे भी और एप्पल के ऐप स्टोर पे भी ये जो है रिमूव कर दिए जाएंगे, डिलिस्ट कर दिए जाएंगे जैसे ही ये
होता है उसके कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये कब होगा, ये डेट एग्जैक्टली पता है किसी को? तो आंसर है नहीं। ना इस नोटिस में ये मेंशन है कि इतने दिन का नोटिस है, नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले समझो, दो पार्ट होता है, और कई लोग इसको टिकटॉक बैन से भी रिलेट कर रहे हैं। तो टिकटॉक बैन रातों रात हो गया था, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, रातों रात हुआ था और अगले दिन चलना बंद हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद, उसके कुछ दिनों के बाद सर जो कंपनी है वो सर्विस देना बंद कर दी इंडिया के यूजर्स के लिए। यहां पे अभी दो चीजें हैं, इतने सारे एक्सचेंजेस के जो लिस्ट है, इन सारे एक्सचेंजेस का जो पब्लिक यूआरएल है वो बैन हो जाएगा। अगर कब होगा? जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, इस साल के एंड में होगा, 2024 के एंड में होगा, 2025 के एंड में होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन ये सो कॉज पब्लिक नोटिस शेयर कर दिया गया है। अगला स्टेप अगर ऐसा होता है तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या फंड सेफ रहेगा बाइनेंस पे? सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो एक्सचेंजेस पे फंड बड़ा अमाउंट रखना ही नहीं है। सबसे पहले ये समझो, क्या इस फंड को आप इंडियन एक्सचेंज पे लेके आना चाहिए आपको? तो अगर आप टैक्स देने के लिए राजी हो तो बिल्कुल आप ला सकते हो। क्या इंडियन एक्सचेंज ट्रेडिंग के लायक है? मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। और अभी शायद और 2-3 साल लगे इंडियन एक्सचेंजेस को, जब तक गवर्नमेंट थोड़ा सा ढिलाई नहीं देगी अपने रूल्स में, थोड़ा रेगुलेशन में, तब तक एक्सचेंज डेवलप नहीं कर पाएंगे अच्छा प्लेटफॉर्म, और यूजर भी उतना अच्छे से इंटरेक्ट ना कर पाए। लेकिन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड इस स्टेप्स के बाद शायद वॉल्यूम बढ़े तो फिर कंसिडर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। आप अगर ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर पेंडिंग में रह सकता है, इसकी फुल चांसेस होते हैं, यानी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। तो इंडियन एक्सचेंज पर अगर ट्रेडिंग नहीं करना है तो इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग वाला फंड क्यों रखना है? नहीं रखना है, मेरी तरफ से नहीं रिकमेंडेड है। अगर इन्वेस्टमेंट वाला है, अगर आप टैक्स देने के लिए रेडी हो, बिल्कुल यू कैन डू इट। बट याद रखना, अगर इंडियन एक्सचेंज भी हैक होते हैं तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगी, बस टैक्स लेगी। ये याद रखना। ये उम्मीद मत करना कि आरबीआई जो है मुझे दे देगा या सेबी जो है मुझे दे देगा कुछ रिफंड, नहीं। वो अल्टीमेटली जो भी रूल इंटरनेशनल एक्सचेंज पे है वही फॉलो होगा, यानी कि नुकसान आपको मिलेगा, फायदे नहीं मिलेंगे। फायदा क्या है? पीयर टू पीयर थोड़ा सा सेफ है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एक्सचेंजेस। बट नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको क्रिप्टो पे 40% टैक्स, 1% टीडीएस देने के लिए तैयार रहो। अगर दे सकते हो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट फंड ला सकते हो। जो तैयार नहीं हो अभी, तो क्या अभी भी लूप होल है सिस्टम में? तो यस है सिस्टम में। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये गवर्नमेंट भी सुनेगी, गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट भी जानेगी, तो इसका आंसर भी वो कुछ दिनों बाद करेगी, कुछ सालों बाद करेगी। लेकिन जब तक ऐसा है तब तक आप मजे ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप फंड को डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखो। अगर कोई ऐसा फंड है जिसको आप 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने से ज्यादा होल्ड करने वाले हो, तब। अगर उससे कम रखने वाले हो तो एक एक्सचेंज पे कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख रहे हो तो ये चीज आपके लिए लर्निंग होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड रखो अगर एक्सचेंज पे फंड रख रहे हो, ताकि एक एक्सचेंज गलती से फ्रॉड कर दे या गलती से शिकार हो जाए, गलती से हैक हो जाए, तो भी आपका कुछ पार्ट तो सेफ रहेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो मनी को, तीन पार्ट में 33%, तो भी आपका मनी सेफ रहेगा। तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर कोई बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप वॉलेट में रखो, हार्डवेयर वॉलेट आते हैं, एक फ्री का वॉलेट भी बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहो, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कौन सा मैं रिकमेंड करता हूँ ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। अब मैं बात कर लेता हूँ यार एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने एक्सचेंजेस हैं वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, सभी के ऑनर है, सभी का सीईओ है, कुछ ना कुछ डिसीजन बिजनेस मेकिंग करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस खोना नहीं चाहेंगे। इंडिया में बता दूं सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर का ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि दुनिया में जितने भी क्रिप्टो एडॉप्शन हुआ है उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो पार्टिसिपेशन है क्रिप्टो में वो है इंडिया में। अभी क्या है ना, क्रिप्टो यूजर्स अभी वोट बैंक बना नहीं है, तो इससे पूछते नहीं है, थोपा जाता है, समझे। जिस दिन वोट बैंक बन जाएगा ना उस दिन हमसे पूछा भी जाएगा भैया क्या चाहिए आपको रूल, हम उस हिसाब से बनाएंगे रूल जो कंट्री के फेवर में भी हो। लेकिन अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी मुश्किल से कुछ मिलियन लोग, कुछ लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में, लेकिन वो संख्या भी इतनी है कि वो यूएस के पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट बड़ी। तो समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट कैप है इंडिया। तो ये एक्सचेंजेस नहीं चाहेगी इंडिया को लूज करना, और चाहेगी सर्विस करे, उसके लिए जो भी करना पड़े करेगी। और मुझे लगता है उसमें उनका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है या फिर जो भी आगे का डेवलपमेंट है वो फुल प्लान आगे आने वाले डेज में वो रखेंगे अपने एंड से। लेकिन ये सब रातों रात नहीं होने वाला, रातों रात ब्लॉक हो सकता है यूरोल, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। बट एक्सचेंजेस रातों रात ऐसा कुछ डिफरेंट स्टेप ले लेगी तो ऐसा नहीं पॉसिबल है उनके लिए भी, और ऐसा गवर्नमेंट भी नहीं एक्सपेक्ट करेगी। और याद रखना गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनको बैन करना पड़े यूआरएल। वाई सो? अगर मान लो कि क्रिप्टो बैन कर देती है गवर्नमेंट, बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर देती है, यानी कि वो अथॉरिटी नहीं ले रही है। सबको पता है कि इंडिया की
आधी पॉपुलेशन जो भी क्रिप्टो में डील करते हो उनका ज्यादातर फंड बाइनेंस पे लगा हुआ है। तो बाइनेंस अगर वो बोल दे कि भाई मैं भी इसके बदले ये कर रहा हूं कि मैं किसी का फंड फ्रीज कर देता हूं, तो इन दोनों की लड़ाई में आपका और हमारा नुकसान हो जाएगा, राइट। और गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि इनका जो लाखों करोड़ों रुपए जो कि देश का पैसा है वो बाहर किसी एक्सचेंज का फंड बन जाए, समझ रहे हो। तो एक्सचेंज को भी मौका देगी, बशर्ते एक्सचेंज उसके अलाइनमेंट में काम करे, नहीं तो एक टाइम पीरियड के बाद उनका सर्विसेज ऑफिशियली बंद करने के लिए गवर्नमेंट बोल सकती है और उनके ऊपर फोर्स कर सकते हैं, उनके ऐप डिलिस्ट कर सकती है, उनके ऐप ब्लॉक कर सकती है, उनके यूआरएल ब्लॉक कर सकते हो और सारे एक्शन ले सकती है, आपके ऊपर भी एक्शन ले सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि इंडिया का लाखों करोड़ों रुपए जो लगे हुए हैं अभी क्रिप्टो में, वो सारा का सारा कोई ऐसी जो थर्ड पार्टी जो दूसरे कंट्री के एक्सचेंजेस है उनके पास लॉक होकर रह जाए और वो फंड रातों रात चली जाएगी इंडिया के बाहर। तो फिर इसमें फायदा गवर्नमेंट का भी नहीं है, गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लीगलाइज्ड हो, एक्सचेंजेस भी चाहेगी कि वो अपना बिजनेस और ग्रो करे। दोनों पर्सपेक्टिव से समझो। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल अबाउट योर एसेट, योर की, राइट। और एक्सचेंजेस जानती है कि जैसे वो करेगी इतना बड़ा इन्फोर्स रूल का, तो उनके यूजर बेस कहीं ना कहीं हिलेगा, दूसरे एक्सचेंज पे जाएगा। तो हो सकता है ये एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज, तीसरे एक्सचेंज पे फोर्स होते होते 4-5 साल निकल जाए। इस समय लॉस किसका होगा? एक्सचेंज का होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। लॉस किसका होगा? आम पब्लिक का होगा। तो दोनों चाहेगी अपनी अपनी बातों को मनवाना, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के बिना तो इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकती ये सारे फॉरेन एक्सचेंजेस, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर मान लो, एक्सट्रीम कंडीशन समझते हैं, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया यूआरएल, तो फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक, पहली बात तो करेगी नहीं, अगर करेगी तो भी गवर्नमेंट चाहेगी वो फंड वापस से बंदों के पास आ जाए। लॉस कर देंगे तो फिर तो भाई टैक्स कुछ ना टैक्स मिलेगा, वो फंड भी चला गया, आपका ही नहीं गवर्नमेंट का भी जीडीपी लॉस हो रहा है बॉस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो भी नहीं चाहेगी ऐसा, तो वो चाहती है बीच का रास्ता, और ताकि चीजें नॉर्मलाइज हो। तो इन सब में क्या हो रहा है कि वो फोर्स करना चाह रहे हैं, ये अपने आप पे होने नहीं देना चाह रहे। तो इसमें एक्सचेंज को ही अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, गोइंग फॉरवर्ड जरूर लेंगे ये सारे एक्सचेंजेस। या तो ये जैसे बाइनेंस का यूएस आप सुनते हो ना, बाइनेंस यूएस सेपरेट एंटिटी है, वैसे ही बाइनेंस इंडिया अलग सेपरेट एंटिटी बन जाए और उस पर टैक्सेशन लागू हो जाए। अगर ऐसा कुछ करती है तो वो जरूर गवर्नमेंट की तरफ अपने प्लान रखेगी और गवर्नमेंट से टाइम मांगेगी, और उस टाइम बाउंडेशन टाइम के अंदर वो ऐसा कुछ करेगी। बट उस केस में गवर्नमेंट को और बाइनेंस, गवर्नमेंट को और हमें बाइनेंस को बताना होगा इन एडवांस, ठीक है। तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने अगर बैन कर दिया तो रातों रात फंड लॉक हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास वीपीएन का एक्सेस होगा, वीपीएन से लॉगिन करके आप फंड तब भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं जिस दिन ये न्यूज आया था उसी दिन मैंने बोल दिया था कि भाई पैनिक मत करना, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और भी थर्ड थिंग ये है कि चलो ठीक है, कल को ऐसा हो गया 30% टैक्स और टीडीएस का फंड अगर अप्लाई किया जाता तो मेरे पास क्या अल्टरनेटिव है, उसकी बात लास्ट में करूंगा। तो इन दोनों एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझ लिया कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी पब्लिक का फंड लूज हो, और एक्सचेंज भी नहीं चाहेगी कि भैया इतना बड़ा मार्केट, इंडिया जैसे मार्केट को वो छोड़े, राइट। कैप्चर तो करना चाहिए हर एक्सचेंज, तो लॉ के अंदर आएगी। तो लेकिन लॉ के अंदर लाने में रातों रात नहीं हो सकता है, रातों रात ब्लॉक हो सकता है लेकिन रातों रात आ नहीं सकता। तो इसके लिए टाइम मांगेगी और वो आपको भी नोटिफिकेशन देगी इसके लिए। और बाइनेंस के पास पूरा राइट है, जो भी आपने डेटा उनके साथ शेयर किया वो गवर्नमेंट के साथ कभी भी शेयर कर सकती है। इस चीज के लिए रेडी रहना। ऐसा मत सोचना कि अभी तक टीडीएस से बच रहे थे, अभी तक आप 40% टैक्स से बच रहे थे तो आगे भी बचे रहोगे बाइनेंस पे रहते हुए, ऐसा नहीं होने वाला। गोइंग फॉरवर्ड हम टैक्सेशन ब्रैकेट के अंदर आना ही आना है, सबको आना है। तो अब थर्ड पॉइंट जो आपके एंगल से है कि भैया मेरी क्या है, मैं क्या करूं। कई लोग पैनिक में फंड ट्रांसफर करता है, उनका सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो सेलिंग भी करते हैं। फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, औने पौने दाम पे बेच के निकलोगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि भैया मत करो ऐसी गड़बड़ी। दूसरी बात, पैनिक हो रही कि बाइनेंस से कल से एक्सेस नहीं होगा तो मैं भी सारा फंड हिला देता हूँ, क्यों भैया? समझ गया दूसरा एंगल, गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी, बाइनेंस भी नहीं चाहेगी दोनों केस में। और दूसरी बात, अगर कल को अगर निगेटिव होता है, बाइनेंस का फ्रीज हो जाता है, मतलब बाइनेंस का यूआरएल एक्सेस होना बंद हो जाता है, या फिर किसी भी एक्सचेंज का एक्सेस होना बंद हो जाता है, वो एक्सचेंज तो नहीं बंद हो रही ना भाई। इंडिया इज द वन ऑफ द कंट्री जिनको सर्विस देती है। इंडिया इकलौती कंट्री तो नहीं है, तो उनका सर्विस तो एज इट इज बाइनेंस ग्लोबल चलता रहेगा। आपको क्या करना, वीपीएन एक्सेस करना, वीपीएन से कर पाओगे, आप फंड को ट्रांसफर भी कर पाओगे उसके बाद भी। बस इसमें एक कंडीशन याद रखना, अगर बाइनेंस ने बोल दिया कि भाई हम इंडियन यूजर को नहीं करने देंगे तो प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉज भी आएंगे, फिर गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है। तो ऐसा बाइनेंस बीइंग ए पब्लिक फिगर, जो एक्सचेंज है इतना बड़ा, वो अपने इमेज पे इतना बड़ा मोल नहीं लेगी। हाँ, वो जरूर कह सकते कि भाई हम 6 महीने में इंडिया के लिए अलग लॉ ला रहे हैं
अलग से एक्सचेंज होगा और सारे फंड उस पर ऑटोमेटिकली आपके विजिबल होंगे, जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट रखेगी और ऐसे कंटिन्यू करेगा जितने भी हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है आने वाले डेज में तैयार हो। ये 2024 के आने से पहले सुगबुगाहट मात्र है, 2028 की तरफ हम बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होंगे इन सब चीजों में, ठीक है। यानी कि नॉर्मल टैक्स वैक्स सब जीएसटी वीएसटी कट के आपका सब कुछ लगेगा, जैसे कि स्टॉक में लगता है ना, वैसे ही कट के आएगा सारा कुछ। लेकिन अभी उस समय बहुत टाइम है, तो अभी ये 2-3 सिनेरियो बन रहे थे। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप टैक्स देने के लिए रेडी हो, अब बिल्कुल अगर आपको डर लगता है बाइनेंस से एक्सचेंज से, आप इंडियन एक्सचेंज पे आओ, लेकिन ट्रेडिंग के पर्पज से मत आना यार, नहीं तो बहुत ही वाहियात एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जिस रेट पे बेचोगे उस पर बिकेगा नहीं, और जिस रेट पे नहीं बेचना चाहोगे उस पर पक्का बिकेगा। तो और बहुत सारे जो बाकी इशूज हैं इंडियन एक्सचेंज के वो मिलते रहेंगे। तो एक चीज तो ये रखना माइंड में। तो इन्वेस्टमेंट फंड दूसरी बार अगर मेरा लॉन्ग टर्म है तो कहाँ रखूंगा, आपको मैं रिकमेंड करूंगा एक ऐसा वॉलेट यूज करो डिसेंट्रलाइज, जो कि फ्री हो स्टार्टिंग में। अगर छोटा फंड है तो, अब बड़ा फंड है तो अपना हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप गूगल पे सर्च मारो, बहुत सारे वॉलेट मिल जाएंगे, नहीं तो आपको लगे प्रोमोशनल वीडियोस है। ऑल्दो मैं लेजर वेजर का नाम क्या अभी लिया करता था, बट मैं अभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ। बट अपना रिसर्च जरूर करना, कई लोग लेजर वॉलेट लेते हैं, यूज नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनका आता नहीं है। तो पहले सीख लेना फिर करना, कोई पैनिक डिसीजन मत लेना, और अच्छे क्वालिटी का लेना, महंगा लेना, अच्छे क्वालिटी का लेना। तीसरी बात, फ्री में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मेटामास्क नाम की चीज सुने हो, जिंदगी में नहीं सुने हो तो मेटामास्क यूज कर लो। कोई भी आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, जो एक एक जो हमारा वॉलेट है वो जिसको सपोर्ट करता है वो है मेटामास्क। तो मेटामास्क बहुत अच्छा है, अपना की अपना बैंक, ये होता है क्रिप्टो का मेन जो है फाउंडेशन ही रखा गया था इस बात पे। लेकिन पंगा ये है कि लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बहुत सारे स्कीमें हैं, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे एडवांटेज हैं। लेकिन जो मेन है चीज कि आपका फंड नहीं आपके पास है, टू बी फ्रैंक, वो बाइनेंस के पास, अब बाइनेंस जब चाहे आपका लॉक कर सकती है, ये माइंड में रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा अगर कोई फंड है तो आप मेटामास्क की तरफ बढ़ सकते हो। मेटामास्क अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे इस तरह लिखना, मेटामास्क के बारे में ज्यादातर सारी फ्री जानकारी, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बस ये याद रखना, इस पे ट्रांजैक्शन पैनिक में नहीं करना चाहिए। जब गैस फी ज्यादा लगे तो नहीं करो, थोड़ा रुक के कर लो, गैस फी कम हो जाए, ट्रांजैक्शन फी कम लगेगा। अदरवाइज मेटामास्क सबसे सेफ, सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा डिमांडिंग, और ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ आपका पहला कदम। अगर आप मेटामास्क पे फंड रखोगे तो कोई गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, ठीक है, अनलेस अनटिल आपका एक्सचेंज वो शेयर कर रही है। तो एक तो बात माइंड में ये लेके चलो। दूसरी बात, क्या बाई सेल का ऑप्शन मेटामास्क पे होता है? तो आंसर है यस, उस पर फी भी लगता है। वो सब चीजें रिसर्च जरूर कर लेना, मेरा काम था आपको एजुकेट करना, बताना। तीसरा चीज, यार ठीक है इन्वेस्टमेंट वाला फंड डाल दिया, ट्रेडिंग वाला फंड अब तो इंडियन एक्सचेंज पे लाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या करूँ? ट्रेडिंग वाले फंड ट्रेडिंग कहाँ पे करूंगा अगर बाइनेंस बैन हो गया? पहले वो तो बैन हुआ नहीं, जब बैन होगा तब की बात तब करना। लेकिन अभी के लिए अगर आप रेडी रहना चाहते हो उस सिनेरियो के लिए कि भैया मुझे तो $1000 पे जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उससे तो कंटिन्यू करना है, मुझे इतना अच्छा लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगा? तो मेरी तरफ से यार 2-3 लिंक हमेशा रिकमेंडेड है, कुछ मैंने आज ऐड कर दिए हैं सो दैट बाकी लोग यूज कर पाए। बाइबिट का ये मेरा लिंक है, जिससे आपको जो है एफिलिएट, ये मेरा एफिलिएट प्रोग्राम के तहत आपको CIT का बोनस जरूर मिलेगा आपको, अगर आप हमारे इस रेफरल लिंक से जाओगे। और जो भी है टर्म्स कंडीशन जरूर पढ़ना। इसका नाम इस सर्कुलर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिंदगी भर सेफ है। ये रखना कि हाँ टेम्परली इसका नाम नहीं है तो एटलीस्ट इसका यूआरएल चलेगा, बट ये सेफ रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज कल, आज नहीं तो कल हो ही जाना, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। अब कई लोग बोलते हैं मेरे लिए वो एक्सचेंज कैसा रहेगा, अरे भाई मैं आपको दिखाने जाऊंगा कॉइन मार्केट कैप, तो आप बोलोगे इतने सारे एक्सचेंजेस, आपको पता है दुनिया में कितने एक्सचेंजेस है? 686 एक्सचेंजेस अवेलेबल है दुनिया में। तो आप किस पे करना नहीं करना आपकी मर्जी है भाई। मैं तो सिंपल सा फंडा है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम, उस पर मैं कहता हूँ हाईएस्ट वॉल्यूम बाइनेंस पे था, है, और आगे भी, अभी जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक तो रहेगा। तो और अगर आप डेरिवेटिव में यानी कि फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में जाना चाहते हो तो भी आपके लिए बाइनेंस ही था। तो बाकी एक्सचेंजेस पे मर्जी, आप लिस्ट गो थ्रू करो, आपकी मर्जी है भाई, जिस कंट्री में हो, जिस जगह पे हो उसके हिसाब से। बट मेरी तरफ से बाइबिट रिकमेंडेड है। रीजन बिहाइंड दैट कि उसके पीछे बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ उसका प्रोग्रेस और उसके प्लेटफॉर्म का प्रोग्रेस, एंड वो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तीसरा ऑप्शन, ये तो सेंट्रलाइज है, कल को ये भी बैन हो जाएंगे। हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसपे फी वी का जो एक्सपीरियंस पास्ट है अगर वो है तो भूल जाओ। हाँ, वॉल्यूम अभी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये भी बता देता हूँ। क्या वो आप
छोटे मोटे ट्रेडर हो तो कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। और आने वाले डेज में अगर यही रवैया रहा सारी कंट्री का, जो कि G20 के मीटिंग के बाद थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि आने वाले डेज में ऐसे ही बाकी सारी कंट्रीज भी फोर्स करेगी, तो अल्टीमेटली दौड़ जो है ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कई सालों से हम देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और उस पे ना केवाईसी का फंडा है, ना आपको कोई ट्रैक कर पाएगा। आपका एसेट, आपका फंड, आपका की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ एज इट इज। ऑप्शंस जैसे कि आजकल हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देखने को मिलता है, वैसा ही ऑप्शन हमें देता है। कौन सा एक्सचेंज? जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, DYDX। DYDX पे आप जाओगे, मेरे रेफरल लिंक से आप अगर करोगे तो आपको 5% का ट्रेडिंग फ्यू पे लाइफ टाइम का डिस्काउंट मिलेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। वो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए सेम है। ये 5% का आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा अगर आप हमारे साथ हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो। ये एक्सचेंज को यूज करने से पहले ना कम से कम 10-20 दिन प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कैसे? पहले इसके यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल देख लेना, कैसे यूज करते हैं। बहुत आसान बना दिया है, जैसा हमारा यूआई है नॉर्मल एक्सचेंजेस का, बाइनेंस का, बाइबिट का, वैसा ही यूआई काफी हद तक बना दिया गया है। सेलिंग भी वैसी होती है, बाइंग भी वैसी होती है। इनफैक्ट गैस फी भी किसी हद तक, एक लिमिट तक आपको जो है एक्सचेंज बियर करता है, आपको फ्री में करता है, उसके बदले आपको टोकन देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और फी भी जो है कॉम्पिटिटिव रख दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। हाँ, वो जो गैस फी जो हर ट्रांजेक्शन में लगता था, वो अब नहीं लगेगा 22 साल पे। ये जो है DYDX एक्सचेंज पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो कि आपके यूनिसैप और जो बाकी एक्सचेंजेस का एक्सपीरियंस है उस पर नहीं मिलता होगा, बट यहाँ पे वो मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो है काफी इनहांस किया है। और इथेरियम 2.0 लॉन्च जरूर हो गया, लेकिन फुली तरीके से अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। एक बार फुली तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगा तो और चीजें आसान हो जाएगी। तो ये इस पे वॉल्यूम भी आपको नजर आता है, DYDX पे कैसा वॉल्यूम है, आपको क्या लिवरेज देता है, तो बिल्कुल देता है। इस सबके बारे में डिटेल में आंसर आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे आप रिसर्च कर लेना, तभी आप इस पे ट्रेडिंग करना शुरू करना। मेरा रिकमेंडेड होगा, मेरे लिंक से करोगे तो आप कम्युनिटी को सपोर्ट करोगे। फी स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव रख दिया गया, जैसा हमारा जो बाकी एक्सचेंजेस हैं उसके कंपैरिजन में ही। तो मेकर टेकर फी कुछ वैसा ही हो गया, और जो गैस फी लगता था हर बाइंग सेलिंग पे, वो खत्म कर दिया गया है। तो बहुत हद तक बहुत कुछ सॉर्टेड है। तो DYDX में अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि उतना ज्यादा आपको नहीं मिलेगा वॉल्यूम, जितना हमें जो है डेरिवेटिव मार्केट में नॉर्मली देखा जाता है बाकी एक्सचेंजेस पे। लेकिन डेक्स एक्सचेंजेस में नंबर 3 पे आता है। आप बोलोगे जुपिटर और यूनिस्वैप ना यूज कर लो, उसका फी अगर हैंडल कर सकते हो तो करो, बट आई हैव सीन कि इसका जो इंटरफेस है, जो बिल्कुल नॉर्मल एक यूजर के लिए जैसे हम लोग बाय सेल बाइनेंस पे करते हो, वैसा ही है। और इस पर फी भी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है आने वाले डेज में। एंड तो DYDX मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा, बीइंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसपे आप बाकायदा फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो, विद लिवरेज भी ले सकते हो अप टू 20x तक। तो ये सारे फीचर हमें नहीं देखने को मिलते थे, बट अब अवेलेबल हो चुका है। बस लिमिटेशन क्या है कि आप ऑब्वियसली विद टाइम ये चेंज होगा, बट इतने ही पेयर में आप जो है ट्रेड कर पाओगे, बाकी पेयर में नहीं कर पाओगे। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ सो फार। बट ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है, जिसपे ना आपको टैक्स का झंझट है, ना KYC का झंझट है। बस आपको करना अपना मेटामास्क कनेक्ट। यहाँ पे जितने भी वॉलेट आ रहे हैं, इनमें से कोई भी वॉलेट आप चूज कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए। एक बार कनेक्ट कर लोगे तो फिर आपका यहाँ पे इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, आप ऑथराइज करोगे तो आपका एक्सचेंज पे लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। और उसके बाद कैसे क्या करना है आप बोलोगे तो मैं सेपरेट ट्यूटोरियल जरूर बना दूंगा आपके लिए, लेकिन आपको मुझे एजुकेट करना था कि ये है परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आप वाकई बिना KYC के, बिना किसी टैक्सेशन से फ्यूचर में भी और लिवरेज के साथ भी ट्रेड करना चाहते हो, तो कुछ लिमिटेशन अभी भी है इस एक्सचेंजेस पे, लेकिन ये ग्रोइंग है। और आने वाले 2 सालों में मैं बहुत ज्यादा देखता हूं DYDX एक्सचेंज यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का ग्रोथ, जिसमें आपका फंड आपके वॉलेट में रहेगा। दैट इज द पावर, यानी कि आपका फंड कोई नहीं छीन सकता। एंड बहुत सारे फीचर है, बहुत सारे रिवार्ड्स है, बहुत सारे कंपटीशन, जैसे गवर्नेंस का मॉडल है, वो सारा कुछ यहाँ पे है। तो जरूर जाके समझना, देखना, करना। ये है फ्यूचर जो लोग लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इज फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द क्रिप्टो यूजर्स। एंड जो यूजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जो फंड रख रहे हो इंडियन एक्सचेंज पे या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, एक ना एक दिन आपको टैक्स जरूर देना होगा। उसके लिए रेडी रहना, जब तक बचा सकते हो बचा सकते हो, लेकिन जल्द ही वो टाइम आने वाला विद इन द 1 और 2 ईयर कि आप मजबूर हो जाओ टैक्स देने के लिए। और वो करना भी चाहिए, अगर आप कमा रहे हो तो क्या गलत है उसमें, बिल्कुल टैक्स देना चाहिए। बट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा टैक्सेशन बेटर रखना चाहिए, ताकि लोग भागे नहीं बल्कि खुल के दे
दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैंने आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया। बीइंग ए ट्रेडर और बीइंग ए इन्वेस्टर, आपको अपना फंड अपने वॉलेट में रखना चाहिए। मेटामास्क इज द रिकमेंडेड वन। बाकी आप अगर दूसरा कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज देखते हो तो मैं आपको यहाँ पे फॉरेक्स एक्सचेंज का एक लिंक दे रखा हूँ, हमारे रिकमेंडेड स्टॉक एंड फॉरेक्स ब्रोकर का। इस पे भी छोटे मोटे जो है मतलब ट्रेड आप कर पाओगे, लेकिन कुछ ही लिमिटेड पेयर में। एक्सएनएस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड इस पे आप क्रिप्टो में कर सकते हो, बट लिमिटेड, मात्र और मात्र बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन पे ही कर पाओगे, लेकिन कर पाओगे। वॉल्यूम ठीक ठाक इस पे मिल जाएगा और आपको फी भी कॉम्पिटिटिव मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। सबसे बेस्ट है आज की डेट में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेंट्रलाइज देखे तो बाईबिट। बाकी अगर आप बिल्कुल ही सेफ रखना चाहते हो DYDX के साथ कर सकते हो। आपका फंड आपके वॉलेट में रहेगा और DYDX पे ट्रेडिंग करके आप फंड बना के अपने वॉलेट में रिकवर कर सकते हो, ले सकते हो। कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं कि कल को क्या होगा इस एक्सचेंज का, मेरा फंड डूब जाएगा, ये एक्सचेंज का लिंक नहीं एक्सेस होगा। और कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि DYDX का ये जो लिंक है ये भी तो बैन कर सकती है ना गवर्नमेंट। अगर आप इतने बुद्धिमान हो तो ये समझो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये मात्र एक URL है, इसका IP भी एग्जिस्ट करता है, आप IP से भी एक्सेस कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कोई इसको बैन नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे टॉरेंट को नहीं कर पाए किसी ने बैन, उस पर फाइन लगवा सकते हो टॉरेंट यूज करने पे, लेकिन बैन नहीं कर सकते हो। एंड DYDX एक्सचेंज किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कंट्री में सेम तरीके से काम करती है। तो आने वाले डेज में शायद हमें इन एक्सचेंजेस पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा सर्च होता हुआ देखिए। अगर G20 के जो कंट्रीज है अगर वो भी इन्फोर्स करती है ये लॉ, तो जरूर हमें देखने को मिलेगा इन एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा फीचर्स भी, फंड भी, सब कुछ। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको टू द पॉइंट बताने के लिए, इन डेप्थ समझाने के लिए कि भैया अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हो क्या क्या सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में देखते हो क्या क्या सॉल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट किए हो, लंबा पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो, भैया टैक्स से नहीं बच सकते हो आने वाले कुछ ही सालों में, आप जरूर 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 गवर्नमेंट के नजर में आ जाओगे। तो बचने की कोशिश मत करो। मेरा सिंपल सा फंड है, छोटा मोटा फंड आप जरूर कर सकते हो। स्टिल देयर आर द लूप होल्स, मैंने आपको बता दिया, एजुकेट कर दिया, बट ये फ्यूचर में भी रहेगा, नो आइडिया। बट एक चीज श्योर है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का फ्यूचर उतना ही ब्राइट है जितना बिटकॉइन एंड इथेरियम का। तो गाइस कैसा लगा आज का मेरा इनिशिएटिव, कैसा लगा मेरा एनालिसिस, जरूर बताइएगा। अगर आप फिर भी कोई डाउट हो जो इसमें वीडियो में कवर नहीं हुआ होगा तो जरूर आप मुझे लिखिएगा। अगर आप चाहते हो DYDX एक्सचेंज के बारे में ट्यूटोरियल मैं खुद से बनाऊं आपके लिए तो वो भी बताइएगा। आने वाले डेज में मैं ट्राई करूंगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा, मेरे लिए वेट मत करो, जाके यूट्यूब चैनल बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। जरूर अगर आप कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे रिकमेंडेड लिस्ट से ही ट्राई करना, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको उल्टा 5% एक्स्ट्रा ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।